सो हेलो एवरीवन। तो हमने जैसे कंप्यूटर का चैप्टर 1 कवर किया डे 1 के अंदर, ऐसे ही हम जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे। कि तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री का जो एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। अभी जितना हो सके हमारे पास, हाँ, हमारे साथ हम वो करेंगे एंशियंट इंडिया को कवर करने की कोशिश। ओके। तो एंशियंट इंडिया में सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या कौन कौन से पीरियड आते हैं? सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, सो पैलियोलिथिक पीरियड्स में क्या हुआ था? सबसे पहले होमोसेपियंस जो आए वो इस पीरियड के एंड में आए। ओके, होमोसेपियंस फर्स्ट अपेयर्ड टुवर्ड द एंड ऑफ दिस टाइम। ओके, इन दिस पीरियड मैन बेयरली मैनेज टू गैदर हिज फूड। इंसान जो था वो अपना खाना ही बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाता था और हंटिंग पे डिपेंड करता था कि हंटिंग से फूड उसको मिले। और ये पीरियड क्यों डिस्टिंग्विश्ड है, सबसे अलग है बाकी सारे पीरियड से? क्योंकि इस पीरियड में हमने पहला स्टोन से बना जो टूल है वो यूज किया गया था, वो बनाया गया था, जो कि किससे बनता था? क्वार्टजाइट से। ओके। और इसी पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ओके, तो ये था पैलियोलिथिक पीरियड। देन आता है मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, कि वो पालतू जानवरों को अपने पास रखने लगे इंसान। तो जैसे पर्टिकुलरली इसमें डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया गया और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक टूल्स भी बनने लगे थे और उनको यूज भी होने लगा, जिनको हम माइक्रोलिथ्स कहते थे। ओके, ये मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है भिमबेटका। कि भिमबेटका की जो जगह है वहाँ पे कुछ काफी सारी एंशियंट केव्स मिलती हैं, जिन एंशियंट केव्स में बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। तो भिमबेटका जो है कि ये सारी एंशियंट केव्स मेसोलिथिक पीरियड की आर्ट्स को, की पिक्चर्स को दर्शाती हैं। ओके, उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के जो पीपल थे वहाँ के, तब के जो लोग थे, तो वो फायर के बारे में जानते थे और व्हील के बारे में भी जानते थे। तो मतलब कि इसी टाइम के अराउंड फायर इन्वेंट हुई थी और व्हील इन्वेंट हुआ था। ओके, और एक इम्पोर्टेंट साइट इस पीरियड की है बुरजाहम। बुरजाहम जो एक जगह है उसको हम कहते हैं द प्लेस ऑफ बिर्च। ओके, द प्लेस ऑफ बिर्च। लेट्स सी व्हाट दिस बिर्च मीन्स। Okay, it is second Bursaha. Okay. बुरज़ाहम कश्मीर में एक जगह है। ओके, और ये नियोलिथिक पीरियड्स को बिलोंग करती है, जैसे हमें पता है। कि तो इस द प्लेस ऑफ बिर्च का क्या मतलब है? व्हाट इज बिर्च? आई थिंक व्हाट वाज इट? आई हैव read it. Plant, tea, tree. Yep, it was a बिर्च ट्री होता है और उसके उस पे इसका नाम बना है बुरज़ाहम, जो वो जगह है। ओके, बिर्च का जो ट्री होता है उसके बार्क से, उसके लकड़ी जो होती है उसकी, ओके, उसकी छाल से। तो बुरज़ाहम बुरज़ाहम जो है कश्मीर पे जगह है और ये नियोलिथिक पीरियड के लिए काफी इंपॉर्टेंट साइट है। ओके, आगे आता है चैल्कोलिथिक पीरियड। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, उस पर कोई बात नहीं। और आप जो कॉन्टेक्स्ट पे है उस पर बोल रही हूँ। ओके, तो चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या आता है कि कॉपर या स्टोन से बने हुए जो टूल्स हैं वो यूज करने लगे थे हम इस टाइम के अराउंड। ओके, पहले हम सबसे पहले स्टोन के टूल्स यूज करते थे ना। अब इस पीरियड में आके हम कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स यूज करने लगे। और इस पीरियड में लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, मदर गॉडेस की पूजा करने, उनका। और मदर गॉडेस के बारे में वेनरेटेड का मतलब होता है, लेट मी चेक, वेट अ सेकंड।
सो वेनेटेड मीन्स कि रिस्पेक्ट करना, ओके, वर्शिप। सो मदर गॉडेस की रिस्पेक्ट और वर्शिप करते थे और बुल की भी वर्शिप की जाती थी चैल्कोलिथिक पीरियड में, ओके। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर और स्टोन के टूल्स बने और मदर गॉडेस की पूजा हुई, बुल की पूजा की जाती थी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दुनिया की फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। हम इसी को ह्यूमन हिस्ट्री में मानते हैं कि पहली सिविलाइजेशन जो आई, उन चारों में से ये एक है, ओके। तो इसमें इस सिविलाइजेशन में क्या था कि टाउन प्लानिंग जो थी वो काफी सिस्टमेटिक वे से की गई थी, ठीक है। एक ग्रिड सिस्टम के बेसिस पे हाउसेस बनाए गए थे, टाउन्स बनाए गए थे, ओके। और हाउसेस बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक्स, बेक की हुई ब्रिक्स का यूज करते थे वो, ओके। और उनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफी वेल मैनेज था, वेल मेंटेन्ड था, ओके। और उन्होंने दे हैड फोर्टिफाइड सिटाडेल, उन्होंने काफी हाईली अर्बनाइज्ड जगह रखी थी अपनी, कि रूरल एरियाज की तरह नहीं रहते थे, वो काफी अर्बनाइज्ड वे में रहते थे। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बात याद रखनी है कि इसमें आयरन के कोई चीजें नहीं थी, आयरन के कोई टूल्स वगैरह नहीं थे। वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे ये पीपल, ओके। सो एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स, ओके। और फिर यहाँ पे एक ग्रेट पाथ मोहनजोदारो जो साइट थी, वहां पे ग्रेट पाथ मिला था, तो वो किसके लिए यूज किया जाता था, रिलीजियस पाथिंग के लिए। और ये सारे और ये मोहनजोदारो में ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो में काफी सारे चेंजिंग रूम्स भी साथ में वो ग्रेट पाथ के अवेलेबल थे, ओके। हमें देखने में मिले, ओके। और जो हड़प्पा में जो सिटाडेल है, उसमें 6 ग्रेनरीज मिली थी एक ही रो में साथ साथ। आगे जो इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अपर पार्ट जिसको हम सिटाडेल कहते हैं और लोअर लोअर पार्ट एक, ओके। हड़प्पन्स जो थे वो उन पे कोई राजा वगैरह राज नहीं करते थे, कोई मिलिट्री राज नहीं करती थी। उन पे मर्चेंट्स की क्लास राज करती थी, ओके, रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी वेपन का एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ भाई हड़प्पन्स पे मर्चेंट्स का राज था, ओके। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो नवंबर में सीड्स को जो थे बीजते थे और उनके रीपिंग जो है वो हार्वेस्ट अप्रैल में करते थे उनको, ओके। ताकि अप्रैल के बाद जब जून जुलाई का मौसम आए तो और उनको फ्लड्स का डेंजर ना रहे कि हाँ भी हमारी फ्लड्स में जो एग्रीकल्चर है, जो सारे हमारी खेती है वो खराब ना हो जाए, ओके। इसलिए वो नवंबर में सीड सो करते थे और हार्वेस्ट अप्रैल में करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो वीट प्रोड्यूस करते थे, बार्ली प्रोड्यूस करते थे, राई, पीज, सीसम, राइस और मस्टर्ड, ये सब कुछ प्रोडक्शन में था उनके एग्रीकल्चर में, ओके। इंडस पीपल जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया और बाद में ग्रीक्स ने इसी कॉटन को नाम दिया सिंदोन। सिंदोन जो कि सिंध वर्ड से ड्राइव किया गया, क्योंकि सिंध के पास ये कॉटन इन्वेंट हुआ ना, तो प्रोड्यूस हुआ, ओके। तो इंडस पीपल ही जो थे जो इसी सिविलाइजेशन के पीपल के लोगों ने इसी सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉटन को प्रोड्यूस किया, ओके, सबसे पहले। यहाँ पे हम इस सिविलाइजेशन में कौन कौन से एनिमल देखते हैं हम, ओक्सन, शीप, बुफेलोस, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट, डॉग्स, कैट्स, ऐसे एंड एनिमल्स, ओके। ये सारे एनिमल्स हमने देखा, ओके। एलिफेंट्स भी मिलते हैं बट हॉर्सेस का मेंशन नहीं है, ये याद रखना, ओके। आगे यहाँ पे जो ट्रेड सिस्टम था वो काफी अच्छा था, काफी अच्छे से बना हुआ था, ओके। एक्सटर्नल ट्रेड भी और इंटरनल ट्रेड भी, और बार्टर सिस्टम जो था वहां पे काफी प्रेवेलेंट था, ओके।
एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो हमने पहले भी अभी पढ़ा इस सिविलाइजेशन के बारे में कि आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ओके, ये सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। इंडस पीपल जो थे वो वेट्स या मेयर्स जो यूज करते थे वो 16 के मल्टीपल्स में यूज किया जाता था कि कोई भी चीज जो है वो 16 के मल्टीपल्स में होता है। जैसे अभी हमारे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, बट पहले होता था ना कि 16 1/16 पार्ट्स में हम 1 रुपए को डिवाइड करते थे, और कई बार कहते भी थे 16 आने सच बात है ये। ओके, तो तब पहले से जो चलता आ रहा है वो 16 के मल्टीपल्स में जो चीजें हैं वो मेजर की जाती थी। ओके, उसके बाद आया कि हड़प्पन जो है वो अर्थ को एक फर्टिलिटी गॉडेस की तरह देखते थे, और फैलिक्स यानी कि लिंगाम जो है और योनि की वर्शिप किया करते थे। ओके, फैलिक और योनि की वर्शिप किया करते थे। उस टाइम पे यूनिकॉर्न जो था, जो कि फिक्टिशियस है, रियल ही नहीं है, तो यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा वर्शिप किया जाने वाला एनिमल था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, और काफी सारे ट्रीज जैसे पीपल, काफी कुछ एनिमल्स जैसे बुल हो गया, बर्ड्स जैसे डव या पिजन हो गया। ओके, और काफी सारे स्टोन्स तक की वर्शिप की जाती थी उस टाइम में। पर इन सब चीजों का कोई भी टेम्पल एविडेंस नहीं हमें मिला कि हाँ भी इन चीजों के मंदिर भी बनाए गए हों। उसके बाद इस टाइम के लोग जो थे डेड बॉडीज को नॉर्थ साउथ की ओरिएंटेशन में रखते थे। ओके, जैसे कि हेड नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ के पैर होते, डेड बॉडीज को ऐसे रखा जाता था। अब सीर ऑफ पशुपति में क्या है कि वो एक एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बुफेलोस को डिपिक्ट करती है, दिखाती है। ओके, और 2 डियर जो हैं वो पशुपति के फीट पे हैं। ओके, ये सील ऑफ पशुपति में है। इंडस पीपल जो थे वो गोस्ट में बिलीव करते थे, इवल फोर्सेस में बिलीव करते थे, और ये सब हमें कैसे पता चलता है कि वो कुछ एम्यूलेट्स यूज करते थे जो हमें मिले हैं। ओके, ताकि वो उनसे गोस्ट या इविल फोर्सेस से प्रोटेक्शन कर सके अपने आप की। वहां पे फायर अल्टार्स या ऑल्टर्स भी बने हुए थे, और ये हमें कहाँ पे मिले हैं, लोथल वाली साइड पे और कालीबंगान साइड पे। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 2 साइट्स हैं वहां पे ये फायर अल्टर्स मिले हैं। ओके, जो सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन है ना हड़प्पन कल्चर की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है सील्स जो उन्होंने बनाई है। ओके, किससे? स्टीटाइट से, मेड ऑफ स्टीटाइट। ओके, और सील्स पे क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो है पिक्टोग्राफिक। ओके, और उसको आज तक भी हम डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। ओके, स्क्रिप्ट जो है वो पहले फर्स्ट लाइन जो है स्क्रिप्ट की वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई, पर जो सेकंड लाइन है वो लेफ्ट टू राइट लिखी गई। इस स्टाइल को हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। ओके, स्टाइल को हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। आगे आता है कि इस टाइम के लोग ऑक्यूपेशन कौन कौन से यूज करते थे, मतलब कि क्या क्या काम किया करते थे। ओके, ऑक्यूपेशंस वो करते थे, स्पिनिंग करते थे, वीव करते थे क्लॉथ को, और बोट्स बनाते थे, गोल्ड स्मिथ का काम होता था, पोट्री बनाने का काम होता था, सेल मेकिंग का काम होता था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हो गया कि खत्म होने लगी धीरे धीरे करके, इसके कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले आर्यंस आ गए तो उन्होंने इन्वेड कर लिया। ओके, इन्वेशन ऑफ आर्यंस। उसके बाद रिकरेंट फ्लड्स जो बार बार आते रहे। ओके, और हड़प्पन का जो एक तरह से सोशल ब्रेकअप हो गया कि कुछ पीपल उधर चले गए, कुछ पीपल उधर चले गए। ओके, और काफी सारे अर्थक्वेक्स भी आए। ओके, ये सभी क्या पॉसिबल कॉजेज हैं कि ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की होगी। ओके, इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक थी? जे एंड के में जो नॉर्थ मंडू के नाम से। ओके, और साउथ में देमाबाद या फिर महाराष्ट्र जिसे हम जानते हैं, और ईस्ट में ये अलमगीरपुर तक थी, अलामगीरपुर तक। ठीक है, और वेस्ट में कागेंद्र। ओके।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, वेट अ मिनट, आई विल बी जस्ट बैक। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं जो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है हड़प्पा। ये फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये रावी नदी जो है, रावी रिवर के पास सिचुएटेड है। ठीक है, और कौन सी मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, उस डिस्ट्रिक्ट के ओके पास। ये जो है किसने एक्सकवेट की थी? दयाराम साहनी। वो कब हुई थी? ये 1921 से लेकिन 23 में। ओके, यानी कि आज़ादी से पहले। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट साइट जो हमने की थी डिस्कवर, तो इसके लिए हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें कुछ स्टोन डांसिंग नटराज एंड कुछ सिमेट्री भी फाइंड हुई थी जिसको हमने सिमेट्री 37 कहा। तो ये हड़प्पा में ही मिली थी। ओके, उसके बाद सेकंड साइट आती है मोहनजोदारो। ये भी इंडिपेंडेंस से पहले ही हमें मिली थी। ओके, और ये इंडस रिवर जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध पाकिस्तान में, वहां पे थी ये साइट। ओके, इंडस रिवर के पास। और इसको एक्सकेवेट किया था आर डी बनर्जी ने 1922 में। ओके, तो इसमें मेन बिल्डिंग्स हमने कौन कौन सी फाइंड की? सबसे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला। ओके, फिर एक द ग्रेट ग्रैंडरी भी मिली, द कोलिगेटेड बिल्डिंग कुछ मिली। ओके, और एक असेंबली हॉल भी मिला। इसमें एक डांसिंग गर्ल यानी कि कुछ एक स्टैचू सा मिला जो कि ब्रोंज से बना हुआ था, वो यहीं पे मिला। ओके, और पशुपति महादेव या फिर प्रोटो शिवा की सील मिली है यहाँ पे। ओके, कुछ कॉटन वो बेक किया हुआ वोवन कॉटन जो है उसकी कुछ फ्रेगमेंट्स मिली। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिली मोहनजोदारो में। ओके, इसके बाद एक आता है चन्हुदारो। चन्हुदारो जो है वो भी रिवर इंडस के पास है। ओके, और इसको डिस्कवर किया एनजी मजूमदार। ओके, ये भी 1931 इंडिपेंडेंस से पहले, और अकेली इंडस साइट थी जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं मिला। ओके, इंडस वाली सिविलाइजेशन की एक एक अकेली साइट जिसपे कोई सिटाडेल नहीं मिला वो था चन्हुदारो। ये अभी अभी सिंध पाकिस्तान में। ओके, इसमें कुछ ब्रॉन्ज फिगरिंग्स मिली हमें जो कि किस बुल की बुलो कार्ट्स की। ओके, या फिर एकस की। ओके, कुछ छोटे छोटे पोर्ट्स मिले जो कि बताते हैं कि वहां पे इंक पोर्ट भी यूज किया जाता था, बल्कि इतने पुराने जमाने में वो लिखने के लिए इंक भी यूज करते थे। ओके, तो ये जो पहले हमने तीन पढ़े, ये तीनों कब के हैं? इंडिपेंडेंस के पहले के। उसके बाद जो भी डिस्कवरी हुई वो इंडिपेंडेंस के बाद हुई। ओके, तो ये तीन, इसमें जो मोहनजोदारो है उसका मतलब होता है माउंट ऑफ टैटी, अभी याद रखना। ओके, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमने फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को डिस्कवर करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले फिर हमें मिली लोथल। लोथल जो थी गुजरात में थी, इसको एस आर राव ने डिस्कवर किया 1954 में, और ये बुकावा रिवर के पास थी। ओके, एक इसमें क्या होता था कि टाउन का एक पार्ट जो था उसको सिटाडेल में यानी कि अपर पार्ट में, अपर टाउन में डिवाइड किया था, और दूसरे पार्ट को कह दिया लोअर टाउन। ओके, और एक डॉकयार्ड भी था इसमें। इसमें कुछ राइस की एविडेंस भी मिले कि राइस भी प्रोड्यूस होते थे। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल में मिले। ओके, फिर नेक्स्ट आती है कालीबंगान। कालीबंगान का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। ओके, या फिर हम कह सकते हैं बंगन। ओके, सो दिस इज इट। सो ये हमें मिली राजस्थान में। इसको बीबी लाल ने डिस्कवर किया 1961 में, और ये गग्गर रिवर के पास सिचुएटेड है। ओके,
इसमें हमें एक क्लोड फील्ड मिली, ओके, कुछ वुडन फरो मिले, 7 फायर आल्टर्स मिले, कैमल की बोन्स मिली, 2 टाइप्स के ब्यूरियल्स के नाम एविडेंस मिले, ओके, 2 टाइप के ब्यूरियल्स, सर्कुलर ग्रेव बनाई हुई थी और कईयों ने रेक्टेंगुलर ग्रेव बनाई हुई थी डेड बॉडीज के लिए, ओके। ये सभी कालीबंगान में। इसके बाद आता है धोलावीरा। तो धोलावीरा को रिवर लूनी जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट की, जो गुजरात में है, वहां पे फाइंड किया गया। और इसको किसने फाइंड किया? जेपी जोशी ने 1967 से लेके 68 तक। और इसमें एक यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ठीक है। और इस साइट के जो पार्ट्स थे, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन एंड स्टेडियम, ओके। So let's see it again. Wait a second. ओके, तो सबसे पहले इसका यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, मतलब कि काफ़ी सारे एडवांस्ड रिजर्वॉयर्स, चैनल्स या फिर ड्रेन सिस्टम था इसमें, ओके, ताकि वो पानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, अच्छे से उसका वेस्ट निकाले जा सके, ओके। और सब उसके बाद आता है कि ये अकेली साइट थी जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और 3 पार्ट वही सिटाडेल, लोअर टाउन, पर एक साथ में मिडल टाउन भी था इसमें, ओके। पहले हमने सिटाडेल और डाउनटाउन नहीं देखा ना, इसमें मिडल टाउन भी था। और ये लार्जेस्ट, इसमें क्या था, लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शंस मिली हमें, ओके। मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि यहाँ पे काफी सारी अलग अलग मैसिव इंस्क्रिप्शंस मिली, जो कि काफी अलग अलग तरह के साइन से बनी हुई थी। और लॉन्गेस्ट हरप्पन स्क्रिप्ट भी यहाँ पे डिस्कवर हुई, ओके। और एक स्टेडियम भी मिला, स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर मिला उनको, जहाँ पे काफी सारी पब्लिक गैदरिंग होती थी, या कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती थी, ओके। तो इसका मतलब ये है। तो उसके आगे आता है सुरकोतादा या सुरकोटाडा, वट इट इज। ये हमें गुजरात में मिला, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया अगेन, और 1972 में। इसमें हॉर्स के एविडेंस मिले। पहले हमने देखा कि हॉर्स का कुछ नहीं था ना, कि एनिमल्स के बारे में एनिमल्स सब मेंशन किए थे, तो हॉर्स नहीं मेंशन थे, पर यहाँ पे हॉर्स के एविडेंस मिले सुरको दादा में, ओके, तादा में। और यहाँ पे ओवल शेप्ड ग्रेव्स मिली, ओके। और पिट ब्यूरियल्स मिले, कुछ ब्यूरियल्स जो है वो पिट खोद के वैसे ही ब्यूरी कर दिए गए थे। और एक सिंपली एक ऐसी सिटी मिली कि हाँ भाई, लग रही थी कि ये पोर्ट सिटी की तरह है, ओके। उसके बाद आते हैं बानावली। बानावली जो है हरियाणा में है, सरस्वती नदी के पास। आर एस बिश्त ने इसको डिस्कवर किया 1973 में। इसमें एविडेंस किन किन चीजों के मिले? प्री हरप्पन कल्चर, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का कल्चर, और हरप्पन कल्चर, दोनों के एविडेंस मिले। पर इसमें सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये लैक करती थी इसको। और एक अच्छी क्वालिटी की बार्ली, जो अनाज होता है उनका, वो भी उसके एविडेंस भी मिले, ओके। जैसे वीट होती है वैसे ही बार्ली होती है, उस टाइम के लोग बार्ली ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, ओके। आगे आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है, और ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, ओके। तो लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन है? राखी गढ़ी, हरियाणा में, ओके। तो यही इंपॉर्टेंट साइट्स थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमारा शुरू होता है वैदिक पीरियड, ओके। तो वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से स्टार्ट होता है, ओके। और फिर सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक पीरियड, जो कि 1000 फोर क्राइस्ट तक चला, ओके, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट तक चला। तो इसमें क्या होता है ऋग्वैदिक पीरियड में? सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वहां पे मर्ज होने लगती है, ओके।
सॉरी, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होने लगती है कैसे कि आर्यन पीपल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जगह पे आ गए। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गए इंडिया के आर्यन पीपल, तो वहां से स्टार्ट हुई वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, तो आर्यन जो थे वो सेमी नोमैडिक पास्टरल पीपल थे, और उनका पहले ओरिजिनली वो मानते थे कि हाँ भाई, अ, ये लोग जो हैं वो स्टेपस में रह के आए हैं। हाँ भाई, कहीं स्टेपस में किसी जगह पे। ओके, जो कि साउथर्न रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच बीच में है कहीं। ओके, और जी ऋग्वैदिक पीरियड में जो ये सारा उनका पूरा रीजन था जहाँ पे आर्यंस आके सबसे पहले सेटल हुए इंडिया में, उसको उन्होंने नाम दिया लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ओके, या फिर सप्त सिंधावा। ओके, यानी कि और सेवन रिवर्स में ये क्या था, इंडस आती थी, फाइव ट्रिब्यूटरीज आती थी, वही जो चलिए जस्ट वेट अ सेकंड। ओके सो, हाँ तो इन सेवन रिवर्स में सबसे पहले इंडस आती थी, बाकी फाइव ट्रिब्यूटरीज जो पांच नदियां हैं पंजाब की जो जिस पे नाम पड़ा। ओके, रावी, ब्यास, चिनाब, जिल्लो वगैरह, एंड सेवंथ आती थी सरस्वती। ओके, ये सात नदियों के नाम पे लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहने लगे जहाँ पे आर्यन सबसे पहले सेटल हुए। फिर आता है दसराजन वॉर। दसराजन वॉर क्या था कि 10 किंग्स की जो बैटल हुई सुदास के अगेंस्ट। सुदास क्या थे, वार्ता किंग्स ऑफ त्रित्सस। ओके, ये कहाँ पे हुई, रिवर परुष्णी के बैंक पे, उसके साथ पास, परुष्णी रिवर के पास ये बैटल हुई, दसराजना वॉर। ओके, और इसमें सुदास जो थे, ये वार्ता किंग ऑफ त्रित्सस, ये जीत गए। ओके, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती थी, क्या होता था पॉलिटिकल सिस्टम ऋग्वैदिक पीरियड पे, तो ये मेनली एक ट्राइबल सिस्टम होता था यहाँ पे गवर्नमेंट का। ओके, जिस जहाँ पे मिलिट्री एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। ओके, मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी, वही उसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। ओके, उस टाइम पे ट्राइब जो थी, लोग जो थे उनको जना कहा जाता था, और किंग को राजन। ओके, अ, चाहे किंग की पोस्ट हेरिडेटरी थी कि उसके आने वाले बच्चे ही वो किंग बनते थे, पर कहीं कहीं जगह पे इलेक्शंस के भी ट्रेसेस पाए गए हैं। इलेक्शन किंग के बीच में कैसे कराया जाता था कि ट्राइबल असेंबलीज इलेक्शन करवाती थी, जैसे समिति बनाकर। ओके, जिनको हम समितिस कहते हैं। ओके, और कौन कौन सी ट्राइबल असेंबलीज जो ऋग्वेद में मेंशन की गई हैं वो है सभा, विदाथा एंड गना। ओके, विलेजेस जो होते थे अलग अलग आर्यन पीरियड में, तो उनको हेड करता था एक ब्राह्मणी, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग था वो उसको असिस्ट कौन कौन करता था, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पुरोहित जो होता था वो असिस्ट करता था, फिर एक सेनानी होता था, और फिर ग्रामणी। ओके, उसके बाद सोसाइटी कैसी थी ऋग्वैदिक पीरियड में, तो पीपल जो थे वो लॉयल थे अपनी ट्राइब के लिए। ठीक है, जैसे जिन उनको जना नाम दिया गया था, और जना जो वर्ड है वो 275 टाइम्स मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ओके, ऐसे जो भी किंगडम या टेरिटरी होती थी वो अभी इस्टेब्लिश नहीं की गई थी, तो अभी हम उसको जना ही कहते थे। ओके, तो इस टाइम पे वुमेन भी काफी फ्रीडम और रिस्पेक्ट को एंजॉय कर पाती थी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। ओके, उस टाइम पे रिलीजन कैसा था कि वो नेचर को वर्शिप किया जाता था। इंद्रा जो पुरंदारा, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, या फिर गॉड ऑफ लाइटनिंग भी कहते हैं। ओके, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट डिविनिटी उस टाइम के थे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट गॉड जो कह सकते हो इंद्रा थे। उसके बाद सोमा। सोमा जो है वो कंसिडर टू बी गॉड ऑफ प्लांट्स। ओके, गॉड ऑफ प्लांट्स उस टाइम पे किसको माना जाता है, सोमा को। पीपल जो थे बहुत सारे डिविनिटीज की पूजा करते थे, जैसे प्रजा हो गई, चिल्ड्रन, ओके, पशु हो गए कैटल्स को,
और फूड की भी पूजा की जाती थी, हेल्थ वेल्थ इन सब की पूजा की जाती थी। पर कोई भी इनके पर टेम्पल या कोई आइडल वर्शिप नहीं थी इतनी। ओके, इन सब चीजों के लिए। उसके बाद आती है इकोनॉमी। तो ऋग्वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी? कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। किंगडम में जो था एक वॉलेंट्री ट्रिब्यूट बना बना होता था। ओके, उसी से सारी किंगडम मेंटेन होती थी, जिसको बलि कहते थे और बलि कहते थे। और बूटी जो थे वो बैटल्स में मूव ऑन करते थे। लेट मी सी इट अगेन। ओके, सो इकोनॉमी सिस्टम में क्या था ऋग्वैदिक पीरियड में कि सबसे पहले इनमें कोई टैक्सेशन नहीं होती थी, कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। फिर किंगडम जो थी एक वॉलेंट्री ट्रिब्यूट की तरह सैक्रिफाइस के थ्रू मेंटेन होती थी, कि बलि दी जाती थी। ओके, वॉलेंट्री ऑफरिंग्स की जाती थी। उसके बाद बूटी फ्रॉम बैटल्स एक अनदर सोर्स था कि हाँ भाई, हम इस जंग से वेल्थ ले लेंगे, पैसे ले लेंगे उनसे, जंग के जो स्पॉइल्स होंगे, ठीक है, जो भी कैप्चर किया होगा वो हमारा होगा। ओके, सो दे वॉन्ट बूटी फ्रॉम बैटल्स, बूटी इन बैटल्स। ओके, अगला था आर्यन की मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या थी? वो थे मेनली पास्टरल होते थे। एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आती थी। ओके, मेन उनके पास्टरल ही थी। काउ एक स्टैंडर्ड यूनिट था एक्सचेंज के भी, एक्सचेंज के लिए। ओके, और गोल्ड कॉइन्स कौन कौन से थे? निष्का, कृष्णल और सतमना। ओके, स्टेपल क्रॉप जो थी वो यवा थी, यानी बार्ली ही थी। ओके, ऋग्वेदिक में भी। अब ऋग्वेदिक के कुछ टर्म्स हैं वो हमें अच्छे से बताने चाहिए, जैसे दस्यूस। दस्यूस जो का मतलब है कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है इंडिया का, सबसे, हाँ भी इंडिया के ही ओरिजिनल रहने वाले हैं। ओके, आ गया था आयस। आयस का मतलब है कि कॉपर या ब्रोंज का कुछ। ओके, फिर आ गया था वज्रपति या फिर कलापास। ओके, ऑफिसर कोई भी जिसको अथॉरिटी हो कि किसी भी बड़ी लैंड के ऊपर अथॉरिटी हो, ऐसा ऑफिसर, उसको कहते थे वज्रापति। ओके, आ गया था ग्रामिणी जो विलेज का हेड होता था। और आ गया था गविस्थी। गविस्थी क्या था? हॉर्सेस फाइट करना, या फिर जो काउस या वोट की काउस के लिए सर्च करता था या काउस के लिए लड़ता था। ओके, उसको कहते थे गविस्थी। मतलब कि गांव के लिए ज्यादातर, जो गांव के लिए स्पेसिफिक पर्सन होते थे, उनको सर्च करना, उनको ढूंढना या उनके लिए लड़ना जो भी था। ओके, गविस्थी आते थे उसमें। आ गया था ऋग्वेदिक रिवर्स। ठीक है, ऋग्वेदिक रिवर्स कौन कौन सी है वो पढ़ ले। सबसे पहले इंडस, सिंधु तो होगी ही, है ना। उसके बाद आती है कुर्रम। कुर्रम जो है वो ये रिवर है, और ये उसका ऋग्वेदा में कौन सा नाम मेंशन है? कुर्रम को क्रुमु कहा गया है। ओके, एक झेलम रिवर है, ठीक है, और इसको कहा गया है वितास्ता। ओके, चिनाब रिवर को कहा गया है असिकनी। रावी रिवर को कहा गया है परुशिनी। एंड ब्यास रिवर को कहा गया है विपास। सतलुज को सुतुद्री, गोमती को कोमल, सरस्वती को सरस्वती, एंड गग्गर को दृशादवती। ओके, तो ये सारी 10 रिवर्स हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, तो उनका ऐसे नाम मेंशन्ड है। ओके, तो ऋग्वेदिक पीरियड के बाद आया लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से लेके 500 बिफोर क्राइस्ट तक चला। और इस पीरियड में क्या था? आर्यंस ने एक्सपैंड कर लिया अपना एरिया, और पंजाब से लेकर वो पूरे वेस्टर्न यूपी तक चले गए। ओके, जहाँ पे गंगा, यमुना, दोआब, ये सारी रिवर्स एरिया जो कवर होता है वो सबको कवर कर लिया। इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? किंग एक सम्राट बन गया, वो काफी ज्यादा पावरफुल, ठीक है, और उसके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी बन गई, काफी टेरिटोरियल हो गया एरिया को लेके अपने। ओके, किंग्स पोजीशन जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी काफी सारे रिचुअल्स के जरिए, जैसे अश्वमेधा या फिर
वाजपेयीनास। ओके, उसके बाद सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णास में डिवाइड की गई थी। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी वो काफी डिटेरियोरेट हो गई, काफी कम हो गई, नीचे हो गई। ओके, और इंस्टीट्यूशन जो गोत्रास के इंस्टीट्यूशन थे वो भी फर्स्ट टाइम लेटर वैदिक पीरियड में अपेयर हुए। ओके, उसके बाद आती है लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी में सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में ही कि टाउन या फिर एक सेटल्ड लाइफ बिगिन हुई। ओके, यहाँ भी ऐसे टाउन में हम रहेंगे, ऐसी लाइफ सेटल करके हम रहेंगे। और एग्रीकल्चर जो था मेन लाइवलीहुड हो गया। वीट और राइस, जिसको हम व्रीहि कहते थे वैदिक टेक्स्ट में, वो जो थे वो स्टेपल क्रॉप बने इस टाइम की। और इसमें नई सारी ऑक्यूपेशंस भी आई, जैसे आयरन स्मिथ, आयरन की भी डिस्कवरी हुई। और कॉपर स्मिथ भी बने लोग, उसका काम भी करने लगे। और कुछ ज्वेलरी वर्क का भी काम करने लगे। ये नए सारे काम आए उस टाइम में। वीविंग जो थी वो अकेली वुमेन के रिजर्व वर्क में रख दी उन्होंने। ओके, फिर आता रिलीजन। प्रजापति जो था वो सुप्रीम गॉड बन गया। उसके बाद रुद्रा था स्प्रिंग गॉड के बाद, जो एनिमल गॉड में आए। एंड लॉर्ड विष्णु जो कि प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल थे। ओके, उसके बाद आइडलेट्री बिगेन इन दिस पीरियड, लोगों को आइडल की तरह पूजा जाने लगा। ओके, पुष्ना हु लुक्ड आफ्टर द कैटल्स। ठीक है, पुशाना जो कैटल्स के देखभाल करते थे उनको गॉड ऑफ शुद्रास कहा गया। सैक्रिफाइसेस जैसे सैक्रिफाइसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए प्रेयर्स से। ओके, उसके बाद वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है। वैदिक लिटरेचर में जैसे हमें पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, तो ऋग्वेद में क्या है, सबसे ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है। ओके, इसमें, और ये काफी सारी हाइम्स की कलेक्शन है। ओके, इसमें 1228 हाइम्स है, जिनको 10 मंडालस में डिवाइड किया गया है। जो 10th वाला है उसमें पुरुषा सप्ता हाइम है कंटेंट है। और ये किसको एक्सप्लेन करती है, 4 वर्णास को एक्सप्लेन करती है, कि जो हमने पहले पढ़े। और जो थर्ड मंडाला है वो गायत्री मंत्र को एक्सप्लेन कंटेन करती है। ओके, जो कि सन गॉड की प्रेज में गाया गया था, कंपाइल किया गया था, सॉरी गाया नहीं गया था, कंपाइल किया गया था, बनाया गया था। ओके, उसके बाद सामवेद आता है। सामवेद में काफी सारी मेलोडीज, ध्रुपद राग जैसे, ये सारे कंटेन किए गए हैं, कलेक्शन है इन सब चीजों की। ओके, काफी सारी मेलोडीज थी। और ये बुक ऑफ चैंट्स है, एक तरह के काफी सारे चैंट्स हैं इसमें। ओके, यजुर्वेद में क्या है, हाइम्स है, रिचुअल्स है और सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा गया। ओके, फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में चार्म्स और कुछ स्पेल्स हैं, ताकि जो इविल्स या बुरी या फिर कुछ डिसीजेज हैं उन सबको वार्ड ऑफ भगाया जा सके। ओके, उसके लिए चार्म्स और स्पेल्स हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो थे वो एक्सप्लेन करते थे वेदास की, जो वेदास के अंदर जो हाइम्स लिखे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करते थे। ओके, दे कंटेन्ड रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला बनाए रखा उन्होंने, और एक्सप्लेन द सोशल और रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स क्यों, कैसे और क्या है सोशली, रिलीजियसली, ये सब एक्सप्लेन करते थे। ईच वेदा हैज सेवरल ब्राह्मण्स अटैच्ड टू इट। ओके, तो हर एक वेदा के साथ काफी सारे ब्राह्मणस भी अटैच्ड है। जैसे ऋग्वेदा के साथ है कोशिटा की और ऐतरेय ऐतरेय अटैच्ड है, और यजुर्वेदा के साथ तैत्तिरीय एंड शतपथा अटैच्ड है। फिर सामवेद के साथ पंचविश एंड जैमिनेय अटैच्ड है, और अथर्ववेद के साथ कुपाथा। ओके, उसके बाद आए अरण्यकाश। ओके, सो वर्ड जो अरण्य है उसका मतलब है फॉरेस्ट। ओके, अरण्यकाश में जो टेक्स्ट था उसको कहा, ओके, लेट मी, व्हाट इज दिस।
अरण्या का मतलब फॉरेस्ट है और अनन्या का एक कुछ टेक्स्ट है, ओके, कोई बुक होगी जो कि एसोसिएटेड है फॉरेस्ट के बेसिस पे या फिर इन सब के बेसिस पे, ओके, अरण्या अरण्या के बेसिस पे, ओके। इसमें कुछ हर्मिट्स हैं, ओके, दे कंटेन सम हर्मिट्स, sannyasin's, and students who lived in the jungle away from settled society, ओके। बाकी सभी लोगों से अलग कुछ स्टूडेंट जो रहते थे जंगल में उनके बारे में है इसमें। और वो जो स्टूडेंट्स थे, ओके, वो एक ब्रिज की तरह काम करते थे रिचुअल हैवी ब्राह्मण्स के बीच और फिलोसफिकल उपनिषद के बीच में, ओके। नहीं, वैसे इतना पढ़ने की कोशिश जरूरत नहीं है, बस कि मेनली अरण्यका से कुछ टेक्स्ट या बुक है जिसमें जंगल के बारे में या वहाँ पे रहने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। तो उसमें मेनली यही रिटर्न है, कुछ हर्मिट्स और जो स्टूडेंट्स जंगल में रहते थे उनके बारे में, ओके। आगे उपनिषद। उपनिषद क्या है कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है जिसमें किसकी वैल्यू को एम्फेसाइज किया गया है, कुछ राइट बिलीव्स की, हाँ भी ये चीजें सही हैं, कि कुछ नॉलेज के बारे में एम्फेसाइज किया गया है और रिचुअल सैक्रिफाइस को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। और ये 118 नंबर है। और जो बृहदारण्यका जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषद है हमारा, इसको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं स्मृतिस। स्मृतिस जो है वो रूल्स को एक्सप्लेन करती हैं और रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करती हैं वैदिक लाइफ की जो थी हमारी, ओके। इनको मनुस्मृति, ये मनुस्मृति होती हैं जो कि पहली लॉ बुक होती है वहाँ वैदिक पीरियड की। और इनको मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये जब यज्ञवल्क्य स्मृति और पर्शा स्मृति, पर्शा स्मृति, ये चारों होती हैं, ओके। स्मृति में क्या ये चारों आती हैं, ये रूल्स और रेगुलेशन जो है वैदिक लाइफ उसको एक्सप्लेन करती हैं। आगे आते हैं वेदंगास। वेदंगास क्या थे, दीज आर लिम्स ऑफ वेदास। वेदास के ही कुछ पार्ट्स हैं जो कि 16 नंबर है। सबसे पहले शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन, कल्पा जो कि होता है रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, एंड निकृतता जो कि एटिमोलॉजी होती है, और चंद्रा जो कि मैट्रिक्स होती है, और ज्योतिष जो कि एस्ट्रोलॉजी होती है। ये सब वेदस के लिम्स हैं, ओके, वेदांगास। आगे तो पुराणास, जो कि वर्ल्ड की क्रिएशन से डील करते हैं, वर्ल्ड की क्रिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और जिनियोलॉजी जो है गॉड्स की, ठीक है, या ऋषिज की, या अलग अलग रॉयल डायनेस्टीज की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। 18 फेमस पुराणास हैं दुनिया में, ओके। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ओके, पुरानिक टेक्स्ट है। रहता दर्शना। 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के जिनको हम शदा दर्शना कहते हैं, ओके। ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले न्यादा दर्शना गौतम में, ठीक है। गौतम, आई डोंट नो, वेट अ सेकंड। तो शदा दर्शना जो है वो 6 फिलोसफीज कह सकते हैं, 6 व्यू पॉइंट्स हैं, ओके, इंडियन फिलोसफी के, ओके। तो 6 स्कूल्स कौन से हैं ये, सबसे पहले न्याय दर्शना, ओके, ये फाउंडेड बाय गौतम था, फाउंडर है उनके, ओके। तो इसमें क्या लॉजिक रीजनिंग वगैरह के बारे में होता है। आगे आता है तो वैशेषिका दर्शना, ओके। वैशेषिका दर्शना में क्या है, मेनली मेटाफिजिक्स वगैरह पे फोकस किया गया है, ओके, रियलिटी थ्रू कैटेगरीज लाइक सब्सटेंस, इन सब के बारे में, जो कि कनादा ऋषि ने फाइंड की थी, ओके। ये वैशेषिका जो दर्शना है ये कनादा ऋषि ने फाइंड की थी। उसके बाद आता है संख्या दर्शना। संख्या दर्शना जो है वो फाउंडेड बाय कपिला थी,
ओके। उसके बाद आता है योगा दर्शना, पतंजलि के जरिए कंपाइल की गई थी। उसके बाद आता है पूर्वा मीमांसा, जो जैमिनी के जरिए फाउंड की गई थी। और उसके बाद आता है उत्तरा मीमांसा, जो कि व्यासा या फिर हम कह सकते हैं बद्रायना ने फाउंड की थी। ओके, तो ये सब 6 फिलोसफी या स्कूल कह सकते हो एक तरह के, कि हाँ भाई ये 6 व्यू पॉइंट्स हैं इंडियन फिलोसफी के। ओके, उसके बाद आता है उपवेदस। 4 उपवेद हैं, जैसे धनुर्वेद, जो कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर से डील करता है, और ये उपवेद है यजुर्वेद का। ओके, यजुर्वेद का ही पार्ट है ये। और उसके बाद आता है गंधर्व वेदा। ओके, गंधर्व वेदा में क्या होता है, आर्ट और म्यूजिक, और ये सामवेद का उपवेद है। ओके, फिर आता है शिल्पा वेदा। शिल्पा वेदा में आर्किटेक्चर के बारे में बताया होता है, उससे डील किया गया था। और ये उपवेद है अथर्ववेद का। उसके बाद आता है आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन के बारे में डील करता है, और ये ऋग्वेदा का उपवेद है। ओके, अब आगे आता है कुछ टॉपिक्स जो लिखे गए थे वैदिक लिटरेचर में, जैसे महाभारत जो व्यास ने लिखी, तो उसको जया संहिता भी कहते हैं, या फिर सतासहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ओके, सतासहस्त्री संहिता भी कहते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख वर्सेज हैं। ओके, और ये रामायण से भी ओल्डर है, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी। और रामायण में 29,000 वर्सेस थे। ओके, उसके बाद आते हैं महाजनपदस। महाजनपदस ये लोकेशंस है और उनकी कैपिटल्स क्या क्या है। सबसे पहले गंधारा। गंधारा क्या है, काबुल और रावलपिंडी के बीच में जगह है पाकिस्तान में। इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। उसके बाद आता है अंग। ये थी भागलपुर और मुंगेर में जगह थी, जो बिहार में है। ओके, और इसकी कैपिटल थी चंपा। ओके, उसके बाद आता है मगध। मगध जो है वो पटना और गया डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। ओके, बिहार जो है उसमें है। इसकी कैपिटल्स काफी सारी हैं, जैसे गिरिवराज, राजागृहा, जो कि बिम्बिसारा है, फिर बिम्बिसारा की थी, और पाटलिपुत्र उदयन की, और वैशाली जो शिशुनागा की, और पाटलिपुत्र अशोका के टाइम की। ओके, ये सारी अलग अलग टाइम पे मगधा की कैपिटल्स रही है। ओके, फिर आता है काशी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में, कैपिटल वाराणसी ही है। आ गया था वज्जी। वज्जी जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, और वैशाली कैपिटल है इसकी। उसके बाद आता है मल्ला। मल्ला जो है साउथ वैशाली डिस्ट्रिक्ट के साउथ पार्ट में है यूपी के, और इसकी कैपिटल है कुशीनगारा या फिर पवा। ओके, उसके बाद आता है चेदी। चेदी जो है वो केन रिवर जो का जो बुंदेलखंड एरिया है उसके पास है, और इसको सोथीवती नगर या फिर शुक्तिमती इसकी कैपिटल है। ओके, उसके बाद आता है वत्सा। वत्सा जो है यमुना रिवर के पास इलाहाबाद और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी की है वहां पे है, और इसकी कैपिटल है कौशाम्बी। उसके बाद आता है कोसाला, जो ईस्टर्न यूपी में है। इसकी कैपिटल है सरस्वती या फिर एंड अयोध्या। ओके, इसके जो है अभी। उसके बाद आता है कुरु। कुरु जो है गंगा यमुना दोआब का एरिया है। ओके, इसमें दिल्ली मीरठ रीजन आता है। ओके, इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। ओके, कुरु की। उसके बाद आता है पंचाला। पंचाला जो था गंगा यमुना दोआब का एरिया था, जिसमें रोहिलखंड के पास। ओके, ये अच्छी छत्र इसकी कैपिटल थी, और एक थी कंपिल्या। ओके, फिर आता मत्स्या। मत्स्या जो थी जयपुर भरतपुर अलवार डिस्ट्रिक्ट का एरिया था, इसमें की कैपिटल थी विराटनगर और विराट। फिर आता है सुरसेना, मथुरा रीजन का, इसकी कैपिटल मथुरा थी। फिर आता है अस्मिका, जो गोदावरी रिवर के पास है, पठान के जो महाराष्ट्र है उसके पास होता था ये एरिया, इसकी कैपिटल पटना या पाटली थी। ओके, फिर आता है अवंती। अवंती जो था वो मालवा का एरिया था, और उज्जैन जो थी इसकी कैपिटल थी, जो नॉर्थर्न कैपिटल थी, और साउथर्न कैपिटल जो थी वो महिस्मती थी। ओके, फिर आता है कंबोज। कंबोजा जो है हाजरा डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान की वहां पे है, और इसकी कैपिटल राजपुरा और हताका थी। ओके, तो ये सारे हमारे महाजनपद हो गए। आई थिंक देयर 16 इन नंबर।
6 and yes, they are 16 in number. There are 16 Mahajanpads, okay? उसके बाद आता है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। तो जैनिज्म 500 के अराउंड तक लेटर वैदिक पीरियड रहा, तो 600 बीसी के अराउंड में ही जैनिज्म जो था वो या बुद्धिज्म जो था वो एग्जिस्टेंस पे आने लगा, ओके? दोनों जो है वो साथ-साथ में, ओके? मेन कॉज जो था वो क्या था कि ब्राह्मण्स जो थे वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे उस टाइम में, और एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी वो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी स्प्रेड होने लगी थी। ये मेन कॉज था जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने के। तो जैनिज्म जो था उसको फाइंड किया था ऋषभवेद ने, जिनका एम्बलम बुल होता है, बुल शेप होती है, ओके? और ये अयोध्या में बॉर्न हुए थे। तो 24 तीर्थंकारास हैं। तीर्थंकारास जैनिज्म के ग्रेट टीचर्स होते हैं, ओके? तो देयर वर 24 तीर्थंकारास। 23rd जो थे वो थे परशवनाथ, या और 24th जो थे वो थे वर्धमाना महावीर, ओके? आगे महावीर जो थे वो 540 बीसी के अराउंड बर्थ हुए उनका, और ये जो था वो कहाँ हुआ था बर्थ इनका? कुंदाग्राम, जो कि वैशाली के पास था। तो जो सिद्धार्थ फादर थे वो थे जनात्रिक कशित्र। 2 मिनट, लेट मी सी। तो हमने महावीर के बारे में पढ़ा कि वो 540 बीसी में वैशाली के पास बॉर्न हुए थे। तो उनके फादर का नाम था सिद्धार्था, जो कि कौन से क्लैन से थे? जनत्रिक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, ओके? उसके बाद आते हैं मदर कौन थे उनकी? त्रिशला, ओके? जो कि सिस्टर थी लिच्छवानी लिच्छवी चीफ चेताका, जो कि यशोदा से मैरिड थे, ओके? और उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, ठीक है? जिसके हस्बैंड प्रियदर्शिनी के जिस हस्बैंड जमाली जो थे फर्स्ट डिसेबल बने, ओके? उनके महावीर जो थे वो एक बचपन से ही एसेटिक थे। एसेटिक का मतलब क्या होता है? लेट मी सी। ओके, एसेटिक का मतलब होता है कि एक आदमी जो मतलब कि प्लेजर को डिनाई कर देता है, रिनाउंस कर देता है, और डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी जीता है, सेल्फ डिनायल से और मेडिटेशन के साथ अपनी जिंदगी जीता है, ओके? सेल्फ को डिनाई कर देता है और एक अलग एंटिटी की तरह डिसिप्लिन लाइफ, मेडिटेटिव लाइफ जीता है, ओके? तो महावीर जो थे बचपन से ही ऐसे थे, सॉरी बचपन से नहीं, 30 की एज में ऐसे बने, ओके? और उन्होंने कैवल्या कैवल्या यानी जीना जो था वो अटेन कर लिया अपने टाउन के आउटसाइड, अपने सॉरी टाइम आउटसाइड टाउन ऑफ जम्बिक ग्रामा 42 की एज में, और फिर 72 की एज में उनकी डेथ हुई 468 बीसी के अराउंड, ओके? कहाँ पे हुई? पावापुरी में। ये महावीर के बारे में था। उसके बाद जैनिज्म की 5 डॉक्ट्राइन्स हैं, उनके कि 5 एक तरह के आदेश हैं, ठीक है? कि सबसे पहले कोई वायलेंस कमिट ना करे, अहिंसा। उसके बाद कोई भी चीज़ स्टील ना करो, अस्त्या। देन कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर ना करो, अपरिग्रह एंड कोई लाई स्पीक ना करो, कुछ झूठ ना बोलो, सत्य एंड ऑब्जर्व कंटिनेंस, ओके? यानी कि ब्रह्मचर्य, कंटिनेंस। कंटिन्यूअस मतलब कि आप सेल्फ रिस्ट्रेंट रखो, खुद पे कंट्रोल रखो, अपने डिजायर्स को पे कंट्रोल रखो, ओके? ब्रह्मचारी, ओके? तो आगे क्या होता है? 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म
ये क्या है, जैनिज्म के त्रिरत्नास कौन से हैं? नॉलेज सबसे पहले, फिर राइट फेथ और फिर राइट कंडक्ट। ओके, राइट चीज पे फेथ रखनी है और उसको राइटली कंडक्ट भी करना। ओके, आगे आता है जैनिज्म क्या कहता है कि जैनिज्म कहता है कि सल्वेशन इज पॉसिबल ओनली बाय अबेंडिंग ओन पोसेशन। ओके, हम सल्वेशन तभी पा सकते हैं जब हम अपनी सारी पोजेशंस को, जो हमारे पास है, सबको अबेंडन कर दें, काफी देर तक फास्टिंग करें, सेल्फ मोटिफिकेशन करें, अपने अंदर से स्टडी करें और मेडिटेट करें। ओके, उसके बाद आता है जैनिज्म रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई गॉड एग्जिस्ट करता है, बट वो जीना से छोटा है, ऐसे जैनिज्म मानता है। ओके, वो वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करता जैसे बुद्धिज्म करता था। ओके, जैनिज्म कुड नॉट डीलिंग क्लियरली फ्रॉम ब्राह्मणिकल रीजन। ओके, जैनिज्म जो है वो ब्राह्मणिकल रीजन से ज्यादातर डीलिंग ही नहीं हो पाया, अलग ही नहीं हो पाया। ओके, तो इसलिए वो ज्यादा मासेस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। और जैनिज्म में बहुत बहुत मैन भी आ सकते थे और वुमेन भी। और जैन मोनास्टिक जो थे वो, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट से उनको बसादिस कहा जाता था। जैनिज्म जो थे वो पेट्रोनाइज किए गए किनके द्वारा? खारावेला जो किंग ऑफ कलिंगा थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे वो एक डिसिपल बने भद्रा हुए, और जैनिज्म को उन्होंने साउथ में काफी फैलाया। तो कह सकते हैं कि कौन से इंडियन किंग या फिर वो जो राजा थे वो उन्होंने जैनिज्म को किया था, अपनाया था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, उसके बाद आता है जैनिज्म जो है उसको दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज में। तो अ, ये क्यों डिवाइड किया था? मेनली ड्यू टू फेमाइन इन मगध नेम्ड। ओके, आगे आता है श्वेतंबरस। श्वेतंबरस यानी कि वेयरिंग वाइट ड्रेसेस अंडर स्थूलभद्र एंड दिगंबरस अंडर भद्रबुक। ओके, तो उन्होंने जैनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, चंद्रगुप्त के राज में। ओके, पहला था श्वेत समरस जो वाइट ड्रेसेस पहनते थे, जो कि सथुल भद्रा के अंदर आते थे। दूसरा था दिगंबरस जो नेकेड को कपड़े नहीं पहनते थे, वो भद्रा बहु के अंदर आते थे। ओके, तो ये दो टाइप्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जैनिज्म को चंद्रगुप्त के टाइम पे। प्रत्येक जैना टेक्स्ट जो थे वो जो है प्रकृत लैंग्वेज में रिटर्न थे। ओके, प्रकृत लैंग्वेज में इनको लिखा गया था। उसके बाद कुछ काउंसिल आती हैं। फर्स्ट काउंसिल जो थी वो 300 बीसी के अराउंड पाटलिपुत्र में थी, अंडर स्थूलभद्र पाटलिपुत्र। ओके, और जैना कैनन्स इसमें कंपाइल किए गए थे। ओके, रहती सेकंड काउंसिल ये वालाबी में थी, 5th AD सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ओके, अंडर क्षमा श्रामना यानी कि वल्लभी। 12 जो थे अंगस थे और 12 उपअंगस थे, जिनको किया गया था, कंपाइल किया गया था। कौन सी लैंग्वेज पे? अर्धमगधी लैंग्वेज में। ओके, सेकंड काउंसिल में ये हुआ था वल्लभी में। इन दोनों को 12 अंगस और 12 उपअंगस को कंबाइन करके किया गया था अर्धमगधी लैंग्वेज में। ओके, वल्लभी के अंदर। तो जैनिज्म यही था। उसके बाद आता है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को फाइंड किया गौतम बुद्धा ने, जिनको हम सिद्धार्था भी कहते हैं, और यहाँ फिर सक्यामुनि। ओके, या फिर तथागता भी कहते हैं, तथागता भी कहते हैं। ओके, इनका बर्थ हुआ 563 बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले। ओके, इनका बर्थ हुआ 563 बीसी में, जो लुम्बिनी जो नेपाल का एरिया है उसके वहां पे हुआ इनका बर्थ, इन शक्य क्षत्रिय क्लैन। कौन से क्लैन में? शक्य क्षत्रिय क्लैन। ओके, इनके जो फादर थे सुद्धोदाना जो थे वो एक शक्य रूलर थे, और उनकी मदर जो थी वो महामाया। ठीक है, वो थी कोसलन डायनेस्टी जो थी, वो कोसलन डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, और उनकी मदर की जो डेथ थी वो जल्दी ही हो गई थी। और उनको जो ब्रॉट अप उनको बड़ा किया वो किन्होंने किया? उनकी स्टेप मदर गौतमी ने। ओके,
वो उनकी मैरिज हुई यशोधरा से और उनका एक सन हुआ राहुल। ओके। त्रिरत्नस जो बुद्धिज्म के हैं वो क्या है? सबसे पहले बुद्धा जो उनके फाउंडर है। फिर आता है धम्मा। धम्मा जो है उनकी टीचिंग्स जो है। ओके। उसके बाद आता है संगा। जो बुद्धिज्म मॉन्क्स या नन्स का ऑर्डर है। ओके। ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ओके। बुद्धिज्म को भी दो मेन सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो था हिनायाना और महायाना। ओके। बुद्धस की लाइफ के कुछ प्लेसेस हैं और उनके सिंबल्स। ओके। तो बुद्धस कौन कौन से? चार हैं। सबसे पहले महाविनिश क्रमन। ओके। ये रेन्यूसिएशन पे है मेन बेसिस, और इनका सिंबल है लोटस एंड I don't know what is this. Let's see, wait a second. के तो बुद्धा की लाइफ के जो अलग अलग फेसेस हैं उनको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे बुद्धा का बर्थ जो है वो एक लोटस और बुल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके। और जो उनकी रेन्यूसिएशन है, दिस रेन्यूसिएशन अगेन आई डोंट नो, विल चेक इट लेटर। महा महाविनिष्क्रमन उनको एक हॉर्स के सिंबल से डोनेट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। फिर आता है निर्वाणा, जिनकी इनलाइटनमेंट हुई, उनको ज्ञान मिला जो, वो बोधि ट्री से सिंबलाइज किया गया है। फिर आता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके। वो फर्स्ट सरमन जो उन्होंने दिया, तो ये व्हील के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आता महापरिनि महापरिनिर्वाणा, तो ये उनकी डेथ यानी कि उसको स्तूपा के सिंबल से डोनेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट मी चेक व्हाट इज renunciation. So renunciation refer to the moment when Prince Siddhartha left his place, family and royal comforts in search of truth and liberation from suffering. सो जब उन्होंने सारी समाज को त्याग दिया, सारे रिश्ते वगैरह तोड़ के वो ट्रुथ की खोज में चले गए, वो थे रिनुसिएशन। ओके। देन आता है, ये हो गए अलग अलग फेसेस बुद्ध की लाइफ में और उनके सिंबल। उसके बाद आता है दमा। दमा क्या थे? चार ग्रेट ट्रूथ्स जो थे। ओके। 2 मिनट। तो त्रिरत्न हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के। सबसे पहले बुद्ध रहता दमा। दमा जो यानी कि उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, उन्होंने उन्होंने चार ग्रेट ट्रूथ्स बताए। तो सबसे पहले बताया कि दुनिया जो है वो फुल ऑफ सोरोज है, फुल ऑफ मिस्ट्री है, और सभी पेन और मिस्ट्री की जो कोज है वो है हमारी डिजायर। ओके। ये उनकी टीचिंग्स। ओके। रहता बुद्धिस्ट काउंसिल्स, वी विल डू इट लेटर। फर्स्ट थर्ड टीचिंग जो है हम उनके बारे में वो पढ़ ले। दो टीचिंग हो गई ना, हम दमा कर रहे हैं। चार टीचिंग्स है ना, चार ग्रेट ट्रूथ्स बताए उन्होंने। रहता कि पेन और मिजरी जो है वो उसको हम एंड कर सकते हैं कैसे? या तो किल करके, खुद को मार के, या फिर अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके। ओके। फिर आता है डिजायर कैन बी कंट्रोल हाउ? डिजायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। उन्होंने बताया कि आप अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते हो इस पाथ को फॉलो करके, 8 फोल्ड पाथ। वो क्या है कि सबसे पहले आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर राइट थॉट्स होने चाहिए, फिर उन थॉट्स के लिए राइट एक्शन करना चाहिए परफॉर्म, राइट लाइवलीहुड जीना चाहिए, राइट एफर्ट्स देने चाहिए, राइट स्पीच बोलना चाहिए अच्छे से, अच्छे तरीके से। ओके। और राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, और राइट कॉन्सेंट्रेशन बना के रखनी है इन सब के रिलेटेड। ओके। तो ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करके हम डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनकी टीचिंग दमा में आता है। ओके। उसके बाद उसके बाद आया मिडल पाथ यानी कि मध्य मार्ग। यानी कि मैन को हमेशा अपने बोथ एक्सट्रीम्स को
अवॉइड करके रखना है। यहाँ ना हमें ज़्यादा कंफर्ट और लग्ज़री में रहना, ना ही ज़्यादा स्फेयर एस्थेटिज़्म में रहना। ओके? एस्थेटिज़्म आई फॉरगॉट अगेन। ओके, सो एस्थेटिज़्म वही था कि पूरे दुनिया के डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ डिनायल में रहना और वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहना। ओके? रिनाउंस कर देना उनको। ओके? तो ना ही हमें ऐसा करना है ज़्यादा और ना ही हमें ज़्यादा कंफर्ट लग्ज़री लाइफ जीनी है। ओके? तो ये उनकी टीचिंग्स थी। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। पाली लैंग्वेज में जो पाली लैंग्वेज जो है हम उसको त्रिपिटकास भी कहते हैं, कॉमनली रेफर टू एज त्रिपिटकास। ओके? जिसका मतलब है थ्री फोल्ड बास्केट। ओके? और बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये सब आते हैं। सबसे पहले विनाया पिताका, जो कि ओके, सो पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर के 3 ये बुक्स हैं। ओके? 3 पिताकास हैं ऐसे। ओके? थ्री फोल्ड बास्केट है ना, जैसे 3 पिताकास। सबसे पहले है विनाया पिताका। विनाया पिताका में क्या है, डिसिप्लिन वगैरह के रूल्स हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के जो डिसिप्लिन रूल्स हैं उनको मेंशन किया गया। फिर आता है सुत्ता पिताकास। सुत्ता पिताकास में क्या है, ये बुद्धास के जो सरमन्स हैं, उन्होंने जो टीचिंग्स, उन्होंने जो लेक्चर्स दिए हैं, उनकी कलेक्शन है। ओके? तब तक में ये लार्जेस्ट है बाकी सभी तीनों पिताकास से। ओके? तीनों पिताकास में सबसे लार्जेस्ट है रहता है अभिधम्मा पिताका। अभिधम्मा पिताका क्या है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल जो है बुद्धिस्ट रिलीजन के, उनको एक्सप्लेन करती है। ओके? फिर महावंशा या फिर और जो दीपवंशा जो थे वो और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के जो और टेक्स्ट या लिटरेचर है उनमें आता है। ठीक है? श्रीलंका से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर आया वो थे महावंशा और दीपवंशा। ओके? रहता है अब बुद्धिज्म की डिक्लाइन की हुई, क्योंकि अब संस्कृत लैंग्वेज का यूज होने लगा, लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ओके? जिसको नाम दिया गया पाली लैंग्वेज के बजाय। ओके? जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज, उसके बजाय लोग संस्कृत का यूज करने लगे। ओके? और हिंदुइज्म जो था वो रिवाइव होने लगा, वो आने लगा फोन में। ओके? तो बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी इस टाइम पे हुई। फर्स्ट हुई 483 बीसी में राजगरिहा में। चेयरपर्सन थे महाकश्यप और पैट्रन कौन थे, अजंता शत्रु। ओके? सेकंड हुई 383 बीसी में, 100 years later। ओके? ये हुई वैशाली में। सभा कमी was the chairperson and Kalashoka was patron। ओके? थर्ड happened 250 बीसी। ओके? ये पाटलिपुत्र में हुई और मोगलिपुता जो तीसा थे वो चेयरमैन थे और अशोका जो थे इसके पैट्रन थे। फिर आए फोर्थ जो हुई 72 एडी में हुई, काफी देर बाद थर्ड के। ओके? और ये कुंडलवाना में हुई। चेयरपर्सन थे वसुमित्रा और अशोकघोषा और पैट्रन थे कनिष्का। ओके? ये 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म के टाइम। फिर आती है डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेट्स सी हाउ मच इज लेफ्ट। Still too much. This one. Still too much. Uh, this is, I think, modern medieval India, right? So 10 pages तक है, हम कहाँ थे? Dynasties. This is page number 6. Shall we stop? I think I can't do it. Okay, we will continue later in the next video. So let's stop right now. We have done uh, up till before dynasties of ancient India. So we have got Jainism and Buddhism, Vedic literature and Indus Valley civilization and prehistoric period. That's it. So we will continue with the dynasties.
tomorrow, hopefully, and complete it tomorrow. So that was it. Thank you for listening. Goodbye.